साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं डिस्कस करने वाला हूं, जिसके तहत मैं आपको समझाऊंगा कि अगर पत्नी ने आत्महत्या कर ली है और आपके खिलाफ सेक्शन 306 आईपीसी का मुकदमा है और निचली कोर्ट से आप मुकदमा हार गए हो और आप अपील में हो, पर आप ये चाहते हो कि आपको राहत मिले, आप जेल में हैं तो जेल से बाहर आ जाएं, और अगर जेल में नहीं है तो दोबारा जेल ना जाना पड़े। तो इसके लिए हम करें क्या, कानून में रास्ता क्या है और कैसे अपना बचाव हम एफिशिएंटली रख सकते हैं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पत्नियां अक्सर पति पे या उसके घर वालों पे आरोप लगाती हैं कि उनके द्वारा हमें परेशान किया गया, दहेज की मांग की गई और हमें प्रताड़ित किया गया। और अक्सर आप लोगों पे सेक्शन 498 है या सेक्शन 406 या दोनों ही सेक्शंस में कार्रवाई होती है, जिसके लिए आप सेक्शन 498 और 406 को आईपीसी इंडियन पेनल कोड के तहत जाकर पढ़ सकते हैं। पर कई बार ऐसा भी होता है कि पत्नियां सुसाइड कर लेती हैं, जिसके कई कारण हो सकते हैं। या तो उनकी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आपने पकड़ लिया, इस बात से वो घबरा गई, सुसाइड कमिट कर लिया, या उन्हें कोई मानसिक परेशानी है और उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया, या ऐसा कोई पैनिक एटमॉस्फेयर जो उनके खुद के घर वाले हैं उन्होंने क्रिएट किया और अल्टीमेटली वो इस स्थिति को सहन नहीं कर पाई और उसने सुसाइड कमिट कर लिया। पर हर स्थिति में पति या उसके घर वालों को टारगेट किया जाता है और ये कहा जाता है कि इन लोगों ने हैरेस किया होगा, इन लोगों ने प्रताड़ित किया होगा और अल्टीमेटली लड़की ने आत्महत्या कर ली। वहाँ पर सबसे पहले आप पर दबाव बनाया जाता है कि आप राजीनामा कर लो। अगर आप राजीनामा नहीं करते हो तो सेक्शन 306 आईपीसी में एफआईआर दर्ज करते हैं। अब आप इधर उधर घूमते रहते हो, अल्टीमेटली परेशान होकर आप राजीनामा की तरफ आगे बढ़ जाते हो। और जो लोग राजीनामा नहीं करते हैं या प्रॉपर डिफेंड नहीं कर पाते हैं, उन्हें लंबी ट्रायल्स का कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ सकता है। ट्रायल प्रोसीडिंग में क्या होता है साथियों कि या तो कई बार हम अपना केस ढंग से नहीं रख पाते, या डिफेंस रॉन्ग है, या वकील साहब ने हमने अच्छी मेहनत करी पर जज ने फैक्चुअल स्कोर पे या लीगल स्कोर पे केस को अच्छा देखा ही नहीं और अल्टीमेटली हमें कन्वर्ट कर दिया। अब जो हुआ सो हुआ, पर अपील में बच सकें, क्योंकि अगर अपील में कन्विक्शन अपील हो गया तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर दिक्कत आपके लिए है। तो एक बाईपास कानून में ऐसा भी है कि हम अपील के साथ साथ अगर उन बिंदुओं को भी ध्यान में रख के चलें तो हम अपील हारने के बावजूद भी जेल नहीं जाएंगे और सेक्शन 306 आईपीसी के अपराध में भी हमें ईजिली राहत कोर्ट से मिल सकती है अपील हारने के बावजूद भी। तो साथियों, पूरा मामला क्या है ये हमें समझना होगा, अक्यूज के दावपेच क्या रहे उसे हमें समझना होगा, और किस तरह से हम अपने राइट्स को इन्फोर्स कर सकते हैं ये भी हमें समझना होगा। साथियों, अगर आप अपने अधिकारों को इन्फोर्स नहीं करेंगे तो कोई भी आपको इनलाइटन नहीं करने वाला है। लोग बोलेंगे यार राजीनामा कर लो, झुक जाओ, मरने दो, बट आप जरा सोचो, ईश्वर ने हमें ये समझाया और कई नियम बने हैं, चाहे वो ईश्वर के द्वारा हो या मनुष्य के द्वारा हो, अगर हम उसे इन्फोर्स ही नहीं करेंगे तो फिर मतलब ही क्या है। साथियों, एक बात समझना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से भगत सिंह लड़ लिया, ये तो केवल झूठे केस ही हैं। आप क्यों नहीं लड़ सकते हो? आप लड़ सकते हो, जग जाओ मेरे भाइयों, लड़ना सीखो, निश्चित तौर पर हम जीतेंगे ही जीतेंगे, निश्चित तौर पर हम अपने राइट्स को सिक्योर कर पाएंगे। और कोई कितना भी कहता रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है कि झूठे प्रोसिक्यूशंस को तबाह करना। क्लियर है? चलें आगे, चलिए। सबसे पहले आप नोट कीजिए साइटेशन का नाम। साइटेशन ये ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट का है, जिसका नाम है सुमाती वर्सेस स्टेट। जजमेंट का डेट है 23 नवंबर 2022 और जजमेंट के कॉन्सिक्वेंटल में क्रिमिनल अपील नंबर है 533/2003। साथियों, इसका जो ओपनिंग फ्रेज है वो क्या है उसको पहले हम समझते हैं। द क्रिमिनल अपील हैज़ बिन प्रिफर्ड अंडर सेक्शन 374 ऑफ CRPC। सबसे पहले हमें समझना होगा कि जब भी कोई अपील फाइल होती है तो वो दो स्थितियों में होती है, या तो एक्विटल के अगेंस्ट है या कन्विक्शन के अगेंस्ट है। अगर किसी मामले में आपको कन्विक्शन हुआ है और उसकी आप अपील करना चाहते हैं तो उस पर्सपेक्टिव में सेक्शन 374 सब क्लॉज 2 CRPC में प्रावधान दिए गए हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंस में या जिसके अनुसरण में आप अपील फाइल कर सकते हैं। जब अपील फाइल होती है तो उसमें सबसे पहले होते हैं फैक्ट्स, उसके बाद होते हैं ग्राउंड्स ऑफ अपील और आखिरी में होती है प्रेयर। तो इन्होंने क्या प्रेयर करी कि जो इम्प्यूट जजमेंट है उसको सेटिस्फाइड किया जाए और अक्यूज को चार्जेस से फ्री किया जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात साथियों क्या है
कि जो इंसिडेंट है ये है 2002 का और मैटर जो है पेंडिंग है 2003 से। 5 मई 2003 को सेशन जज द्वारा कंसर्न अपीलांट को सेक्शन 306 आईपीसी में कन्वर्ट किया गया और उसे 5 ईयर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट जो है अवॉर्ड किया गया। क्लियर है। अब वही बात वापस से हमें समझनी होगी कि अगर पत्नी के द्वारा आत्महत्या की गई है तो उस कॉन्सिक्वेंस में ये प्रिजम्पशन है, अगर वो डेथ 7 साल के अंदर है, कि आपने उसको दहेज के लिए हैरेस किया होगा या आपने उसको सुसाइड के लिए अबेट किया होगा और उस कॉन्सिक्वेंस में उसने सुसाइडल जो है अटेम्प्ट किया और फाइनली सुसाइड जो है कमिट हुआ, जिस कारण आप जिम्मेदार हैं सेक्शन 306 आईपीसी में। क्लियर होगा। अभी 306 आईपीसी क्या है, जिसके लिए आपको गूगल पे जाना है, टाइप करना है इंडियन पेनल कोड सेक्शन 306। वो सेक्शन जो है आपके सामने आ जाएगा और उसमें एक ही बात जो है नज़र में आती है, वो है अबेटमेंट। और अबेटमेंट के लिए आपको सेक्शन 107, सेक्शन 108 और सेक्शन 109 आईपीसी का देखना होगा। मोटी मोटी बात क्या है अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में, कि यहाँ तो आप किसी को इंस्टेंसली सपोर्ट कर रहे हैं क्राइम करने के लिए, या उसे इंस्टिगेट कर रहे हैं, या उससे आप कॉन्स्पिरेसी करे हुए हैं, तो उस पर्सपेक्टिव में अमेंडमेंट की स्थिति को देखा जा सकता है। क्लियर हुआ। चलें आगे। और मेरा आप सबसे वादा ये भी है कि अबेटमेंट और सेक्शन 306 आईपीसी को कवर करते हुए मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा और जल्दी जो है उसको लेकर भी आऊँगा। क्लियर है। चलें आगे। चलिए, यहाँ पर लर्नेड काउंसिल जो अपीयर हुए उनका कंटेंशन क्या है कि प्रेजेंट अपीलांट इज़ द वाइफ ऑफ द डिकीस्ट, कि जो प्रेजेंट अपीलांट है ये वाइफ है डिकीस्ट की। एलिगेशन इज़ दैट शी वॉज फोर्सिंग हर हस्बैंड टू गेट ट्रांसफर्ड एट हर नेटिव प्लेस, और ये एलिगेशन है कि उसने दबाव बनाया कि हस्बैंड जो है अपना ट्रांसफ़र करा ले नेटिव प्लेस के ऊपर। द लर्नेड काउंसिल सबमिट्स दैट द अपीलेंट वॉज अ यंग लेडी एट अ टाइम ऑफ इंसिडेंट। द लर्नेड काउंसिल सबमिटेड दैट now she has been remarried and trying to settle, and any kind of continuance of custody or sentence would completely throw her married life out of gear। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि हस्बैंड ने जो है आत्महत्या करी और वाइफ पर जो है आरोप है। बात लगभग एक जैसी है, पर उनका कंटेंशन है कि लंबा टाइम से जो है इंसिडेंट हो गया है और वाइफ ने जो है रीमैरिज कर लिया है, अगर जेल भेजेंगे तो उसका जो मैरिटल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब यही हम लेते हैं एनोलॉजी हस्बैंड के लिए कि वाइफ मर गई तो डिवोर्स की जो है रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी आपको, आपने जो है रीमैरिज कर ली, केस चल रहा है, तो ये पॉइंट भी जो है आप ले सकते हो कि हमने रीमैरिज कर ली है और अगर जेल भेजोगे तो जो हमारी मैरिटल लाइफ है वो अल्टीमेटली स्पॉइल हो जाएगी। ये पॉइंट रखा गया है कन्विंस करने के लिए कोर्ट को, तो ये पॉइंट आप भी जो है रख सकते हो इफ़ यू आर फाइटिंग द केस फ्रॉम द मैंस राइट। क्लियर है। चले आगे। उनका कंटेंशन ये कि जो अपीलेंट है उसका क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपका खिलाफ बार बार केस चल रहे हैं, लगातार आप क्राइम्स में जो है इन्वॉल्व हैं, तो उसको हम कहते हैं क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, और ये आपकी जो क्रेडिट है उसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो अगर वो नहीं है तो अगेन इट इज़ अ गुड पॉइंट टू आर्ग्यू बिफोर द कोर्ट। उनका कहना ये कि डिले भी है एफआईआर में, और उसको जब ये लगा कि कोर्ट मुझे रिलीफ नहीं देने वाली है और अल्टीमेटली मुझे जेल भेज देगी और अपील तो मेरी खारिज होनी है, तो डिफेंस ने क्या करा कि यहाँ पर सीक्वेंस घुमा दिया। डिफेंस ने प्लीड किया सेक्शन 4 प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट की लाइट में। उनका कहना यह कि चूँकि मेरे क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है और मेरा ना कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, और चूँकि मैंने रीमैरिज कर ली है और लंबे टाइम पहले इंसिडेंट था, तो इन स्थितियों को देखते हुए मेरी प्रेयर जो लिमिटेड है उसे जो है कंसिडर किया जाए, और जो मैक्सिमम पनिशमेंट है 306 में उनका कहना यह है वो 10 ईयर तक है, जिस कारण सेक्शन 4 प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का लाभ दिया जा सकता है। उन्होंने सेक्शन 4 प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट की लाइट में लिमिटेड प्रेयर करी और कोर्ट का ध्यान जो है सेक्शन 4 प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट की ओर दिलाया, जिसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये है कि व्हेन एनी पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद imprisonment for life or death, the court by which the person is found guilty is of opinion that having regard to circumstances of the case including the nature of the offense and character of the offender, it is expedient to release him on probation of good conduct, then notwithstanding anything contained in any other law for a time being in force, court may insist of sentencing him at once to any punishment direct that he be released on entering into bond with or without sureties to appear and receive sentence when called upon during such period not exceeding 3 years, as the court may direct. In the meantime to keep the peace and to be good behavior। तो मोटी मोटी बात क्या है कि अगर किसी मामले में आपको दोष सिद्ध कर दिया, क्लियर है, और सेंटेंस जो है वो डेथ नहीं है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, और ना ही ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन कानून की कैटेगरी में है, तो उस पर्सपेक्टिव में कोर्ट आपको जेल भेजने की बजाय आपको प्रोबेशन में रिहा कर सकता है, जिसके लिए आपसे बॉन्ड भरा सकता है,
और आपको पाबंद कर सकता है कि आप गुड बिहेवियर जो है मेंटेन करेंगे, पीस को जो है मेंटेन करेंगे और ऐसा ऑफेंस वापस से रिपीट नहीं करेंगे। अगर आप इनको वॉयलेट करते हैं तो वापस से हम आपको बुला सकते हैं और आपको जेल भेज सकते हैं। क्लियर है? तो कुल मिला के जेल जाने से तो बच गए ना भैया। जेल जाओगे, परेशानी भुगतोगे, तो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट एक अच्छा जूरिस्प्रूडेंस है यूज़ में लेने के लिए। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट such release of offender unless it is satisfied that the offender or a surety, if any, has a fixed place of abode or regular occupation in the place over which the court exercises the jurisdiction। पर संतुष्टि कोर्ट को करनी पड़ेगी कि भाई आप कहीं भागने वाले नहीं हो और ना ही कोई जो कोर्ट का प्रोसीजर है उसको आप डिफीट करने वाले हो। उसके अलावा अन्य प्रोविज़न है जिस पर हमको नहीं जाना है, बेकार बकवास है, क्योंकि सेक्शन 4 जो है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जेल जाने से बचाने की औषधि है कुल मिला के। और फिर वही घिसा पिटा डायलॉग पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कि भाई मामला गंभीर है, इसको जेल भेज दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये तो करेंगे नाटकबाजियाँ, तो अपने को डरने का नहीं है। अब आप जो है नोट कर लो लॉ पॉइंट्स जिस पर आपको रिलाई करना है। एक तो है अरविंद वर्सेस ए के बिस्वास का, जिसका साइटेशन है 1974 SCC। पेज नंबर जो है यहाँ पर मेंशन नहीं है, जिस कारण पेज नंबर जो है बता आपको नहीं पा रहा हूँ मैं। जिसमें ये हेल्ड हुआ है कि द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट इज़ अ रिफॉर्मेटिव मेजर। द ऑब्जेक्ट इज़ टू रिक्लेम द कंसेंट ऑफेंडर हु इफ स्प्रेड द इंडिग्निटी ऑफ द इनकार्सिनेशन कैन बी यूजुअली रिहेबिटेटेड इन द सोसाइटी। तो कुल मिला के पर्पज़ क्या है कि उसको सोसाइटी में रिहेबिटेट करना, उसको वापस से मुख्य धारा से जोड़ना। हमें गणना करनी है अपराध से, ना कि अपराधी से। इसके अलावा बिरजलाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान का निर्णय है RLW 2022 राजस्थान, पेज नंबर 945। सेक्शन 4 पर जो है एम्फेसाइज किया गया और ये कहा गया कि द एज इज़ ऑल्सो एन इरेलेवेंट फैक्टर टू डिसाइड वेदर द बेनिफिट इज़ टू बी गिवन और नॉट। यहाँ पर एज जो है टेंडर एज थी जब अपराध कमिट हुआ है और वापस से जो है रीमैरिज कर लिया गया है, तो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहाँ पर देखे गए बेनिफिट ऑफ प्रोबेशन देने के लिए। इसके अलावा मामला है मोहम्मद हुसैन बनाम स्टेट ऑफ यूपी का, और इस केस में दलबीर सिंह के मामले को जो है रिलाई किया गया। द कोर्ट फर्दर ओपिनियन दैट ऑल्दो द डिस्क्रिप्शन हैज़ बीन वेस्टेड इन द कोर्ट टू डिसाइड एंड हाउ द कोर्ट शुड फॉर्म सच ओपिनियन, येट द प्रोविजन इटसेल्फ प्रोवाइड्स सफिशिएंट इंडिकेशन दैट रिलीजिंग द कन्विक्ट पर्सन और ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट मस्ट अपीयर टू द कोर्ट टू बी एक्सपीडिएंट। कि उसको छोड़ना तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा करना कोर्ट को न्यायोचित भी देखना चाहिए। और इसके अलावा एज फैक्टर, सर्कमस्टेंसेस, क्रिमिनल एंटीसीडेंट, ये सब इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं आपको बचाने के लिए या बच निकलने के लिए। उसके बाद लखवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का मामला है, इसमें भी ये चीज़ें जो है हेल्ड हुई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, दिस कोड इज़ ऑफ व्यू दैट कि सेक्शन 306 IPC का जो पनिशमेंट मैक्सिमम है वो है 10 ईयर, जिस कारण सेक्शन 4 प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। दिस कोड ऑब्जर्व दैट देर इज़ नो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड दैट अक्यूज अपीलेंट हैज़ एनी क्रिमिनल एंटीसीडेंट, कि उसके कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट है ऐसा कोई मटेरियल रिकॉर्ड में नहीं है। तो इन स्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने सेक्शन 4 प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट का उसको लाभ दिया और उसको बॉन्ड एग्जीक्यूट करने पर रिलीज़ करने के जो है ऑर्डर देने के जो है ऑर्डर दिए। और कोर्ट का ये कहना है द अपीलेंट इज़ ऑन बेल, शी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू सरेंडर। चूँकि वो बेल पर है, उसको सरेंडर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ज़रा सोचो कि यहाँ पर वो अपील लड़ते मैरिट्स के ऊपर और हार जाते, फिर क्या होता है, जेल पहुँच जाते। तो बेसिकली डिफेंस जो है वो डरता है केवल जेल जाने से, ये तो मेरा मानना है। और अगर जेल की स्थितियाँ नहीं है तो डिफेंस तो बिल्कुल खुला सांड है, कोई तकलीफ नहीं है डिफेंस को। तो मेरी मोटी मोटी बात आप ध्यान रखना कि जब भी आप सेक्शन 306 IPC की ट्रायल लड़ रहे हो तो इन बिंदुओं को ट्रायल कोर्ट में रेस कर दो और या फिर हाई कोर्ट ले जाकर प्रेयर लिमिटेड कर लो, ताकि आपको दिक्कत नहीं है। अदरवाइज मान लो मैरिट्स पर हार गए, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ, फिर धक्के खाते रहो, फिर पता नहीं जमानत कब तक होगी। तो ऑप्शन आपका है, मैंने आपको जो रेमेडीज से कानून की बता दी है और ये जो कंटेंट है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दिए हैं, आप वहाँ पर जाके भी जो है पढ़ सकते हो। तो घबराने का नहीं है, रिलैक्स रहो, ज़िंदगी वैसे छोटी है और समय का जो है किसी का भरोसा नहीं है। और आराम से खेलोगे, प्ले करोगे, निश्चित तौर पे जो है निकल जाओगे। अदरवाइज़ फिर हम यहाँ वहाँ घूमते रह जाएंगे। तो अपनी ड्राफ्टिंग मजबूत रखो, लॉ पॉइंट्स मजबूत रखो, हमें कोई भी जो है घबराहट नहीं होनी है। तो साथियों, अगर टॉपिक आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।